आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एलिमेंट्री केमिस्ट्री है, बेसिक्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, that deals with study of matter and composition and its composition। तो केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं? मैटर और उसका कॉम्पोजिशन, वो मैटर कैसे बना, कौन से एटम, कौन सा मॉलिक्यूल, किस तरह का बॉन्डिंग हुआ, ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस है, नॉन लिविंग साइंस है, जो कि डील करता है मैटर उसका कॉम्पोजिशन के साथ। ओके, बात करते हैं मैटर का। तो मैटर को अगर हम देखें अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। तो मैटर का क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो 1 सेकेंड, मैटर को अगर हम देखें तो मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर को जो बांटा गया है दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दिस इज नोन एज फिजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब बाहर से कैसे दिखाया गया है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली मैटर को बांटा गया है सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड जो है उसका अगर हम देखें, मॉलिक्यूल्स जो हैं काफी पास में होते हैं, नॉर्मली इस तरह से अरेंज होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं कंपैरेटिवली। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस में मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं और बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉलिड, लिक्विड या गैस डिसाइड होता है। ओके, तो इसमें अंदर एक टर्म आता है, पहला टर्म इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मींस द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल। जैसे यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर बहुत छोटा सा स्मॉल सा स्पेस है, यहां पर ये वाला स्पेस जो है वो अवेलेबल है। तो इस वाले स्पेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इट इज द स्पेस अवेलेबल बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। यहां पर भी स्पेस अवेलेबल है और यहां पर भी स्पेस अवेलेबल है, और यहां पर स्पेस बहुत बड़ा अवेलेबल है। तो हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी स्मॉल या फिर नेग्लिजिबल। वेरी स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन केस ऑफ सॉलिड्स। इन केस ऑफ लिक्विड्स इट इज मीडियम और इंटरमीडिएट। इन केस ऑफ गैसेस हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है। नेक्स्ट जो टर्म डिफाइन होता है वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Intermolecular force of attraction is the force of attraction between the molecules which tends to bind the molecules closer। पास में लाने की कोशिश करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो मैं जैसे यहां पर दिखा रहा हूं, एक ये मॉलिक्यूल है और दूसरा एक मॉलिक्यूल है। इनके बीच में जो फोर्स है वो चाहता है कि दोनों मॉलिक्यूल आपस में पास में आए, मतलब इनको पास में लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फोर्स कौन सा है? फोर्स है अट्रैक्शन का। दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां ज्यादा होगा? सॉलिड में ज्यादा, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल को सबसे पास में लाया है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई इन केस ऑफ सॉलिड्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगेन मीडियम, एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट इज वेरी वेरी लो और नेग्लिजिबल। वी कैन कॉल इट नेग्लिजिबल। ये बहुत नेग्लिजिबल हो सकता है। ओके, नाउ और एक वर्ड है, उससे पहले मैं थोड़ा यहां इरेज कर लूं। ओके, तो वहां फिर से आते हैं हम, यहां पर आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मींस, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, आप 8th या 9th में पढ़ चुके होंगे। m मींस यहां पर मास और v जो है वेलोसिटी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो जितनी उसकी वेलोसिटी या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी
उससे ज्यादा इंक्रीज होगा क्योंकि उसका स्क्वायर है। तो सपोज यहां पर स्पीड कम है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो है पार्टिकल ओनली कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अगर मैं दिखाऊं तो अगर ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है और एक पार्टिकल है सॉलिड में, तो ये वाला जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल सिर्फ यहां से यहां वाइब्रेट कर सकता है अबाउट देयर मीन पोजीशन, बट इट कैन नॉट लीव द पोजीशन, क्योंकि इसके पास स्पीड कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है। जबकि लिक्विड में जो होगा पार्टिकल लीव कर सकता है अपना पोजीशन को, मूव करेगा, लेकिन जो बाउंड्री है उसको नहीं छोड़ेगा। गैसेस में जो है पार्टिकल कैन मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज वेरी वेरी लो इन केस ऑफ सॉलिड, काइनेटिक एनर्जी इज मीडियम इन केस ऑफ लिक्विड्स, एंड काइनेट वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ गैसेस, हाई। काइनेटिक एनर्जी को हम रिलेट कर सकते हैं डायरेक्टली किससे? स्पीड से। जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, और स्पीड जब ज्यादा होता है तो पार्टिकल्स को दूर लेने की कोशिश करता है। अगर पार्टिकल पास में आएंगे भी, जैसे ये पार्टिकल दोनों पास में आ गए, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम ऐसे ऑपोजिट हो गया, दोनों एक ही लाइन में चल रहे हैं, टकराए, लेकिन जैसे ही टकराएंगे फिर ये रुकेंगे नहीं, रिबाउंड करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है? ये दूर जाने वाले हैं। तो स्पीड जो है, ज्यादा स्पीड होने से पार्टिकल दूर में जाएंगे, तो अल्टीमेटली इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज होगा। ओके, तो हम सॉलिड लिक्विड गैस का बात कर रहे थे। यह है सॉलिड, मैं यहां लिख रहा हूं इट इज लिक्विड, एंड यहां पर गैस। तो सबसे पहले बात कर रहा था इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा? वेरी लो, देन इसमें मीडियम, और इसमें अगर होगा हाई। अच्छा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें हाई, इसमें अगेन मीडियम, और इसमें क्या होगा? लो, या फिर नेग्लिजिबल आप बोल सकते हैं। यहां पर हो गया काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगा वेरी लो, यहां पर होगा मीडियम अगेन, और इसमें क्या होगा? वेरी हाई। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इंटरमोलिकुलर स्पेस का कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्रिएट होता है, इफेक्ट जो दोनों काम करने वाले चीजें हैं वो इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो चाहता है, अगर मॉलिक्यूल ऐसे हैं, वो चाहता है कि मॉलिक्यूल पास में आए, क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये किसका चाहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सिमिलरली जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या चाहता है? काइनेटिक एनर्जी चाहता है कि मॉलिक्यूल का स्पीड ज्यादा है, वो चाहता है अल्टीमेटली टकराव हो, कुछ भी हो, लेकिन पार्टिकल जाए कहां? दूर में। ओके, तो ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होने वाला है और पार्टिकल कौन से स्टेट में होगा। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर स्पेस और काइनेटिक एनर्जी तीनों हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो फैक्टर यहां पर होने वाला है वो कौन है? इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होने वाला है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी। वो डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली में कि हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर स्पेस वो कैसा क्रिएट होगा। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, केस 1। सपोज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, वेरी वेरी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली में हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, ये एक फोर्स है और ये एक एनर्जी है। एनर्जी कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू फोर्स, लेकिन दोनों का जो इफेक्ट है, अगर इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया, मतलब ये डोमिनेटिंग हो गया उसके मुकाबले, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो पार्टिकल है अल्टीमेटली कहां आ जाएगा? जो पार्टिकल इतने दूर में है वो अल्टीमेटली पास में आएंगे, क्योंकि ये डोमिनेटिंग है, ये डोमिनेट कर रहा है। दैट मींस क्या बनेगा? सॉलिड। एंड रिजल्ट ये होने वाला है कि सॉलिड बनेगा। केस 2, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लो है, मतलब उसका जो इफेक्ट है बहुत लो है इन कंपैरिजन टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्या होने वाला है? जो पार्टिकल इतने दूर थे उनको और थोड़ा दूर लेके जाएगा वो। ठीक है, तो बहुत बहुत दूर लेके चला जाएगा अल्टीमेटली, तो इससे क्या होगा? गैस बनेगा। इसका मतलब यहां पर डोमिनेटिंग कौन है? डोमिनेटिंग जो है काइनेटिक एनर्जी डोमिनेटिंग, काइनेटिक एनर्जी डोमिनेट कर रहा है इफेक्ट में। दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं, कंपेरेबल नहीं है, लेकिन इफेक्ट अगर हम देखें तो ये चाहता है। केस नंबर 3 ये हो सकता है कि दोनों कंपेरेबल हो, मतलब ज्यादा कम बेसी ना हो, आसपास में हो। तो आईएमएफ कंपेरेबल टू काइनेटिक एनर्जी। अगर दोनों कंपेरेबल हैं तो क्या होगा? पार्टिकल बीच में रहेगा, ज्यादा पास में नहीं, ज्यादा दूर में नहीं। इसका मतलब क्या बनने वाला है? लिक्विड।
ठीक है, तो सॉलिड्स में इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कम होती है क्योंकि उसका इफेक्ट कम है, क्योंकि डोमिनेटिंग कौन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसेस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। गैसेस में दोनों मीडियम में होते हैं, यहां तक क्लियर। सॉलिड लिक्विड गैस होता है, ओके। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो फिर दो तरह का होता है। वन इज फोर्स ऑफ कोहेशन। कोहेशन मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड, एक तरह के मॉलिक्यूल के बीच में जो होगा। So suppose this is H2O molecule and this is another H2O molecule. The force of attraction existing between these two molecules is known as force of cohesion. Okay. Next is adhesion. So adhesion is the intermolecular force of attraction between molecules of different kind. Suppose this is a molecule of H2O and this is different molecule. किसी का भी मॉलिक्यूल है, जैसे CH4 हो गया या फिर दूसरा किसी सब्सटेंस का हो गया, ग्लास का मॉलिक्यूल हो गया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, तो इनका बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ एडेशन। अगर किसी सब्सटेंस का एडेशन फोर्स बहुत ज्यादा होता है तो बहुत अच्छा एडहेसिव बनता है। एडहेसिव मीन्स आप जानते हो गम, अच्छी क्वालिटी का गम, तो अच्छी क्वालिटी का गम बनता है, मतलब एडहेसिव। फोर्स ऑफ एडेशन एंड फोर्स ऑफ कोहेशन, ओके। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ ना, हमने सब्सटेंस को तीन में बांट दिया। एक हो गया सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड, तीसरा हो गया गैस, अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसके अलावा अगर हम देखें दो स्टेट्स और है। एक स्टेट होता है हमारे पास प्लाज्मा स्टेट, और दूसरा स्टेट जो होता है वो होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यहां पर क्या है, पार्टिकल बहुत पास में है, यहां पर पार्टिकल थोड़ा दूर में है, यहां पर पार्टिकल काफी दूर में है। तो इसका मतलब यहां से जब यहां आया है तो हमने हीट दिया है। सिमिलरली अगर हम यहां से यहां गए हैं तो भी हीट और हीट दिया है। अगर हम और ज्यादा हीट दे दें तो पार्टिकल क्या होगा, ये जो पार्टिकल होगा एटॉमिक लेवल में आ जाएगा, आयनिक, फिर अल्टीमेटली आयनिक लेवल में आ जाएगा। मतलब ये प्लाज्मा स्टेट जो है वो आयोनाइज स्टेट है, मतलब हर एटम अपना आयन छोड़ चुका है, रिलीज कर चुका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिससे क्या हुआ वो आयन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये प्लाज्मा स्टेट मींस आयोनाइज स्टेट। एग्जांपल अगर हम देखें तो सन एक प्लाज्मा स्टेट में है, सन जो है दैट इज प्लाज्मा स्टेट। सन के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल आयन के फॉर्म में होते हैं, जो H2 और जो हीलियम के होते हैं एटम, और H2 के जो मॉलिक्यूल होते हैं। सिमिलरली अगर हम यहां से यहां जाएं तो यहां से हीट दिए होंगे, अगर हम ठंडा कर दें इसको तो उल्टा प्रोसेस जाएगा, यहाँ पर पार्टिकल ये जो मोशन है बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसको हम सुपर कोल्ड स्टेट भी बोलते हैं, सुपर कोल्ड स्टेट। इस समय पर पार्टिकल्स का नेचर बहुत वायर्ड होता है, अजीबोगरीब नेचर दिखाते हैं ये वाला स्टेट। इस स्टेट का एडवांस में बहुत स्टडी होता है, सुपर कंडक्टर वगैरह इसी स्टेट में पॉसिबल होते हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशन ब्रॉडली अगर हम देखें तो तीन तरह का हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, बात आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मैटर को दो हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज प्योर एंड सेकेंड वन इज मिक्स्ड। प्योर मीन्स same composition throughout, same composition throughout। इसका मतलब नॉट सेम कंपोजिशन, कंपोजिशन सेम नहीं है। अब सोचिए सपोज कहीं पर हमको कोई सैंपल गिवन है, सल्फर का सैंपल है, सल्फर पाउडर का सैंपल है, तो आप यहां से एक सैंपल उठाइए, यहां से उठाइए, यहां से उठाइए, आपको हर जगह से क्या मिलने वाला है, सल्फर ही मिलेगा ऑब्वियसली। तो इसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। सिमिलरली अगर आपने प्योर वाटर लिया है, प्योर वाटर मींस डिस्टिल्ड वाटर लिया है, अब डिस्टिल्ड वाटर H2 है, आप यहां से उठाओ या यहां से उठाओ, यहां से उठाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको H2 ही मिलने वाला है। लेकिन सपोज मैं यहां से अगर हम बात करें सैंड का सैंपल है, या फिर सपोज जब हम घर में मिक्सचर खाते हैं, मिक्सचर्स
भुजिया गांठिया वगैरह उसका। तो अगर यहां से अगर हम पूछ लेने, हो सकता है मुझे यहां से मूंगफली मिले, हो सकता है यहां से चना दाल मिले, यहां से और कुछ मिले, सब जगह सेम कॉम्पोजिशन नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो जो होता है मिक्स्ड सब्सटेंस होते हैं, मतलब मिक्सचर होते हैं। तो दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, प्योर एंड मिक्सचर। प्योर एंड मिक्सचर दो तरह के होते हैं। प्योर होगा तो सेम कॉम्पोजिशन होगा थ्रू आउट, और मिक्सचर होगा तो सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट नहीं होगा। ओके, प्योर की फिर से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो प्योर जो सब्सटेंस है वो फिर से क्लासिफाई हो सकता है। तो प्योर सब्सटेंस हम देखें, हम पहले बात करते हैं प्योर का। प्योर सब्सटेंस में बी एलिमेंट एंड इट मे बी कंपाउंड। एलिमेंट का बात करें पहले, एलिमेंट अगर होगा तो इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जैसे अगर मेरे को कोई ऑक्सीजन का सैंपल देता है तो O2 है, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन मैं इसको ब्रेक डाउन करूं अल्टीमेटली क्या होगा, 2O, मतलब दोनों के दोनों ऑक्सीजन ही है। मुझे यहां पर ऑक्सीजन के अलावा और कोई दूसरा टाइप का एटम नहीं मिलने वाला है, इसका मतलब ये एलिमेंट है। तो एलिमेंट इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अगर मैं आयरन का सैंपल लेता हूं तो मुझे जहां भी मिलेंगे, यहां पर आयरन का ही सैंपल है तो मुझे Fe के ही एटम मिलने वाले हैं, इसका मतलब ये क्या है, एलिमेंट है। अब आते हैं, बात करते हैं कंपाउंड का। कंपाउंड जो होगा उसके अंदर क्या है, अगर हम देखें तो सपोज मैंने लिया H2O का एग्जांपल, तो यहां मुझे एक H2O का मॉलिक्यूल मिल गया, फिर एक H2O का मॉलिक्यूल मिल गया। तो मॉलिक्यूल सारे के सारे H2O के हैं, लेकिन मैं मॉलिक्यूल को अगर ब्रेक डाउन करूं तो मुझे अलग अलग चीजें मिलेंगी, दो मिलेंगे मुझे H और एक मिलेगा O। तो मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन जब तक नहीं करूं तब तक मुझे एक ही तरह की चीजें मिलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपाउंड है इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एक ही तरह का मॉलिक्यूल से बना हुआ है, लेकिन एक तरह का एटम से नहीं, क्योंकि जैसे ही हम ब्रेक डाउन करेंगे हमको डिफरेंट डिफरेंट एटम मिलने लगेंगे। लेकिन दोनों के दोनों प्योर है, क्योंकि कंपाउंड जब तक मॉलिक्यूलर स्टेट में हमको एक ही तरह का पार्टिकल दे रहा है, मतलब मॉलिक्यूल दे रहा है, दोनों को हम प्योर मानते हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों के एलिमेंट हमारे लिए, अगर फिर से हम एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं, एलिमेंट जो है वो नॉर्मली अभी तक अगर हम देखें तो हमको 118 एलिमेंट्स नॉन पता है। ओके, इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमको मिलते हैं मेटल, फिर हमको मिलते हैं नॉन मेटल, फिर हमको मिलते हैं मेटलॉइड्स, और चौथे वाले जो हमको मिलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस ये चारों के चारों जो आते हैं मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस, चारों के चारों कहां आते हैं, एलिमेंट के अंदर आते हैं। और 118 टोटल नॉन एलिमेंट्स। ओके, तो मेटल्स का, नॉन मेटल्स का, मेटलॉइड का, नोबल गैसेस का हल्का हल्का प्रॉपर्टी हमको तो बचपन से मालूम होता है, 6, 7, 8, 9 पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी मैं भी, क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो मैं बोल रहा हूं। मेटल्स आर वेरी वेरी रिजिड, ठीक है। सोनोरस, रिजिड मतलब बहुत हार्ड होते हैं। सोनोरस, सोनोरस मतलब अगर आप मेटल को कहीं टकराओगे तो आपको एक आवाज आएगा टन टन करके, एक सोनोरस। लस्टरस, मेटल हमेशा क्या होते हैं, लस्टर साइन वाले होते हैं, चमकीले होते हैं। अच्छा, मेलिएबल, मेलिएबल मींस अगर आप इनको ठोकोगे तो ये पतला पतला सीट में चेंज हो जाएंगे। जैसे सपोज मेरे पास कोई सैंपल है, मैं यहां पर आयरन का एक सैंपल को ले लिया, उसको ठोकूंगा तो वो टूटेगा नहीं, धीरे धीरे ऐसे फैलने लगेगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। इसी प्रॉपर्टी की वजह से एल्युमिनियम के फॉइल वगैरह बनते हैं, जिसके अंदर हम फूड वगैरह पैक कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पतला मेलिएबल बन सकता है। आपने देखा होगा मिठाई वगैरह में जो बर्फ लगती है चांदी की, वो भी इसी प्रॉपर्टी की वजह से। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, बहुत पतले पतले वायर बन सकते हैं। अब जो कॉपर का वायर बनता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एल्यूमिनियम का वायर बनता है, क्योंकि दे आर वेरी डक्टाइल। तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच a substance can be drawn into thin wires. Now they are very good conductors of heat and electricity. दोनों के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। किसके किसके कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, दोनों के हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं।
तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है। नॉन मेटल में देखेंगे तो एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा प्रॉपर्टीज। रिजिड है, ये नॉर्मली सॉफ्ट होते हैं, ज्यादा रिजिड अगर होते भी है तो ज्यादा रिजिड नहीं होते हैं, सॉफ्ट, सोनोरस नहीं होते, लस्टरस नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मेलिएबल नहीं होते हैं, सबके सब में नो है, डक्टाइल नहीं होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनका बात करेंगे हम। मेटलॉइड जो है इनके अंदर इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज है, हर प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट है। ओके, नोबल गैसेस जो है ये गैसेस कंडीशन में है, अनरिएक्टिव है, अनरिएक्टिव, इसीलिए इनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इनका आउटरमोस्ट सेल जो वैलेंस सेल जो है वो फुलफिल्ड है, वैलेंस सेल इज फुलफिल्ड। ओके, अब मेटल्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो कॉपर, आयरन, काफी एग्जांपल्स है। पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड में होते हैं सबके सब मेटल हो, लेफ्ट साइड में आयरन हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया। ओके, कुछ एक्सेप्शंस का बात करते हैं। सोडियम, पोटाशियम इतने सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो ये रिजिड नहीं होते, तो ये एब्नॉर्मैलिटी है। जो कि रिजिड होना चाहिए मेटल को, ये नहीं होते हैं, तो दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट, दे कैन बी कट विथ नाइफ। दे आर ऑल्सो वेरी वेरी रिएक्टिव, इतने रिएक्टिव होते हैं कि मॉइस्चर वगैरह से, वाटर वेपर से, एयर में भी अपने आप आग लग जाएंगे। तो इनको कहां रखते हैं, डुबो के रखते हैं, सबमर्ज्ड इन केरोसिन। केरोसिन से रिएक्शन नहीं करते तो केरोसिन के डब्बे के अंदर इसको डुबो के रखते हैं, जब जितना जरूरत पड़ता है उतना हम निकालते हैं। ओके, सिमिलरली अगर हम देखें तो मर्क्यूरी जो है मेटल है, लेकिन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मर्क्यूरी, जो कि थर्मोमीटर वगैरह में यूज होता है। सिमिलरली अगर नॉन मेटल अगर हम देखें तो नॉन मेटल के अंदर हम देखेंगे, एक हमको दिखाई देगा कार्बन का ग्राफाइट। ग्राफाइट इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का। ग्राफाइट इज ए वेरी गुड कंडक्टर, तो एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब यहां पर एग्जाम्पल में आएंगे। अगर हम मेटल का एग्जाम्पल देखें तो हमको याद रखना है सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, आर्सेनिक, ये सब। सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर वगैरह में इनका बहुत यूज है, सेमीकंडक्टर। ओके, इनर्ट गैसेस का अगर हम बात करें तो ये हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है, रेडॉन है उसके अलावा। तो ये सब का हमको कुछ एग्जांपल्स याद होना चाहिए। ये होगा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में हम देखें तो पहले क्लासिफिकेशन होता है प्योर एंड मिक्सचर। प्योर में होता है दो तरह के सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नाउ वी गो टू क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। सिमिलरली कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड, कंपाउंड्स को अगर हम देखें, कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड, इनको भी दो हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस जिनका ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन लिविंग से होता है या फिर लिविंग से लिंक्ड होते हैं। ओरिजिन लिविंग से होता है, तो नॉर्मली इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन वगैरह कुछ भी आए तो वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि H2CO3, इसके अंदर हाइड्रोजन कार्बन है लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक नहीं है। दिस इज कंसिडर्ड एज इनऑर्गेनिक। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जब H2O का रिएक्शन होता है CO2 के साथ तो ये बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कि हम नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में आता है। CO2 इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये भी एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो दिस इज कंसीडर्ड एज ए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जो ऑर्गेनिक नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक होगा। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो ग्लूकोज, C6H12, O6 मीथेन, CH4 इथेन, C2H6 एंड सो ऑन।
यहां पर अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O, जिसमें भी आप देखोगे तो ये सब चीजें होती हैं इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक होगा। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। ओके, नाउ वी गो टू ऑर्गेनिक कार्बोनिक क्लासिफिकेशन। नाउ वी गो टू मिक्सचर। तो मिक्सचर को हम देखें तो मिक्सचर को पहले दो हिस्से में बांटा गया है। वन इज होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। अगर इनका कंपोजिशन सेम हो जाए, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, तो ये सेम डेफिनेशन हम किस में पढ़े थे? प्योर में। इसका मतलब एवरी प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस, मतलब एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर होमोजीनियस, इसमें सेम कंपोजिशन होगा तो। और जिसमें सेम कंपोजिशन नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजीनियस। उसे हम बोलेंगे हेटेरोजीनियस, मतलब कंपोजिशन नॉट सेम, कंपोजिशन नॉट सेम, मतलब कंपोजिशन बदलता रहता है, उसको हम बोलेंगे। इसमें अगर हम देखें तो ये एक है तो मिक्सचर, मतलब ये एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। मतलब इट मे बी ए मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स, or it may be mixture of two compounds, or it may be mixture of element plus compound। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, टू एलिमेंट का मिक्सचर। एयर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो कौन होता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन नॉर्मली होता है 78% एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 21%। तो एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। एयर इज कंसिडर्ड एज ए होमोजीनियस मिक्सचर। कंपाउंड प्लस कंपाउंड में अगर मैं देखूं, आपके पास वाटर है H2O, इट इज ए कंपाउंड। आपने यहां इसके अंदर NaCl मिला दिया, ये भी कंपाउंड, लेकिन दोनों अच्छे से घुल गए। यहां पर ये है सॉल्वेंट एंड ये है सॉल्यूट, तो जो बना वो क्या बना? सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज ऑल्सो ए होमोजीनियस सॉल्यूशन। द सॉल्यूशंस आर ऑलवेज ट्रू सॉल्यूशन, जिनको हम बोलते हैं, दे आर ऑलवेज होमोजीनियस। अगर हम बात करें एलिमेंट एंड कंपाउंड का होमोजीनियस मिक्सचर, तो अगर हम देखें ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो एक्वाटिक लाइफ है इसी पर डिपेंड करती है। ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो डिसॉल्व्ड इन वाटर, दिस इज स्लाइटली सॉल्युबल कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों के दोनों, यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। किसका एग्जांपल लिए हैं? एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो मिक्सचर मे बी ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, मिक्सचर मे बी ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट, इट मे बी ऑफ कंपाउंड एंड कंपाउंड। पर ये है कि मिक्सचर हम तभी बोले, होमोजीनियस तभी बोलेंगे इस मिक्सचर को जब ये क्या होगा? सेम कंपोजिशन होगा। ओके, तो होमोजीनियस। हेटेरोजीनियस क्या होगा? इसमें सेम कंपोजिशन नहीं होगा। जैसे वाटर का अगर हम मिक्सचर बनाए, वाटर का मिक्सचर बनाते हैं केरोसिन के साथ, तो दिस इज हेटेरोजीनियस, मिक्सिंग होगा ही नहीं। या फिर वाटर का हम बनाते हैं चॉक पाउडर के साथ, चॉक पाउडर होगा ही नहीं, इसको हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। क्लियर? तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है, होमोजीनियस का अगर हम बात करें, ये होता है एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस यहां पर हम बात कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन का। ट्रू सॉल्यूशन मींस यहां सॉल्युबल है पार्टिकल, उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस। जैसे एग्जांपल हो गया H2O प्लस NaCl, या फिर H2O प्लस शुगर। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज है, पहला प्रॉपर्टी है पार्टिकल साइज लेस देन नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। Nanometer means 10 to the power minus 9 meter. Particle is very very small, cannot be seen with naked eye. Point number 2, मतलब दोनों चीजें मिली हुई हैं। Cannot be filtered off, cannot be filtered to separate। अगर हमको कोई नमक और पानी का घोल दे दे तो हम छान के नमक को अलग नहीं कर सकते, फिल्टर पेपर यूज करके हम अलग नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है होमोजीनियस नेचर, मतलब आपको सेम कंपोजिशन थ्रू आउट मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है डू नॉट सेटल एट द बॉटम, डू नॉट सेटल एट द
बॉटम। जैसे सपोज हमने ऐसे ग्लास लिया और ग्लास के अंदर नमक और पानी घोल दिया, ठीक है, यहां डिजोल्व हो चुका है यहां तक नमक और पानी का सॉल्यूशन। हम इसको छोड़ देंगे। क्या छोड़ने से ऐसा होगा कि आधा घंटा या 10-15 मिनट बाद यहां पर हमको सॉल्ट दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अच्छे से घुले हुए हैं, तो इसमें हमको नीचे कोई सेटलिंग डाउन या फिर जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस नहीं होगा। ओके, फिफ्थ पॉइंट जो है, नो टिंडल इफेक्ट। नो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मींस स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नो स्कैटरिंग, लाइट का स्कैटरिंग नहीं होगा। मतलब अगर हमने क्या किया कि यहां हमने एक पर्दा बिछा दिया व्हाइट, और यहां पर हमने अगर टॉर्च लाइट, ऐसे टॉर्च लाइट को इसके ऊपर डालते हैं, टॉर्च का लाइट, तो टॉर्च का लाइट जब इस सॉल्यूशन में ऐसे आएगा, इस पे आएगा, तो यहां पर पर्दे में जो है पीछे में बैक साइड में एक व्हाइट लोकेशन बनने वाला है, व्हाइट पर्दे पे लोकेशन। यहां पर कहीं पर भी हमको धुंधला या डॉट ऐसे दिखाई नहीं देंगे। अगर ये पार्टिकल सस्पेंड होते, हैंग होते, तो हमको यहां पर धुंधला दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कभी किसी रूम में कोई खिड़की खुली है या फिर कोई स्काईलाइट ऊपर वाला खिड़की खुला है, तो वहां से धूप आती है। अगर धूप यहां आती है तो आप वहां देख पाओगे डस्ट पार्टिकल्स को उड़ते हुए। तो आप उड़ते हुए देख क्यों पा रहे हो? क्योंकि आप लाइट जो यहां आके टकरा रही है, टकरा के रिटर्न जा रही है, तो यहां से हमको दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्योंकि यहां पर कोई पार्टिकल ही नहीं, पूरा का पूरा पार्टिकल जो है NaCl का, वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो चुका है। किसके अंदर डिसॉल्व हो गया है? H2O में। इसका मतलब हमको टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हेटेरोजीनियस का। हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस होगा वो फिर दो तरह का होता है। वन इज सस्पेंशन एंड अदर वन इज कोलॉइड। सस्पेंशन का बात पहले करते हैं। पार्टिकल का जो साइज होगा दैट इज ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ मीटर, मतलब माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर से जो चीजें बड़ी होती है हमको नेकेड आई से दिखाई देती है, मतलब हमको क्लियरली पार्टिकल दिखाई देगा कि ये मिला हुआ नहीं है। पॉइंट नंबर 2, कैन बी फिल्टर्ड ऑफ। कैन बी फिल्टर्ड मतलब हम चाहें तो फिल्टर से, जैसे सैंड और वाटर का अगर हम मिक्सचर करें, सैंड प्लस वाटर, अगर हम इन दोनों का मिक्सचर करें तो हम इनको आराम से फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं। अगर हम छानेंगे तो नीचे चला जाएगा पानी, तो हम उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट, ऊपर बच जाएगा सैंड, उसको हम बोलेंगे रेसिड्यू। पॉइंट नंबर 3, हेटेरोजीनियस है। हेटेरोजीनियस, तो यहां क्योंकि ये सस्पेंड हो रखा है पार्टिकल, तो यहां पर क्या होगा ना, आपको सेडिमेंटेशन दिखाई देगा। सेडिमेंटेशन ऑकर्स, मतलब अगर आप छोड़ दोगे कुछ देर के लिए तो पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होंगे। ओके, तो सेडिमेंटेशन विल ऑकर, जिसको हम नीचे बैठेगा उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट, और जो ऊपर रहेगा लिक्विड उसको हम बोलेंगे सुपरनेटेंट लिक्विड। पॉइंट नंबर 5, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा, तो देयर विल बी टिंडल इफेक्ट। मतलब अगर वैसे ही हम लाइट को पास करें तो जो स्क्रीन होगा, जहां जहां पार्टिकल होगा वहां वहां हमको धब्बा दिखाई देगा, मतलब वो लाइट को रोक रहा है, तो यहां पर लाइट के धब्बे दिखाएंगे, इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ओके, बात करते हैं कोलॉइड का। पार्टिकल का जो साइज होगा, पार्टिकल का साइज कहां से कहां होगा? पार्टिकल का साइज विल बी ग्रेटर देन 10⁻⁹ मीटर, बट इट विल बी लेस देन 10⁻⁶ मीटर। 10⁻⁶ से -9 के बीच में, -9 से छोटा होगा तो इसका मतलब पार्टिकल हमको दिखाई नहीं देगा, धोखा देगा। पॉइंट नंबर 2, कैन नॉट बी फिल्टर्ड। फिल्टर पेपर इसको फिल्टर नहीं, कैन नॉट बी फिल्टर्ड। फिल्टर पेपर के जो होल होते हैं वो लगभग 10⁻⁶, तो ये उससे छोटा होता है, इसको फिल्टर नहीं कर सकते। लेकिन है कैसा? हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस। पॉइंट नंबर 4 अगर हम देखें, क्या इसको सेटल डाउन होगा? नो सेटलिंग डाउन। तो अगर आप नीचे रख देंगे इसको तो ये सेटल डाउन नहीं होगा,
पार्टिकल बहुत छोटा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि सॉल्यूशन बन जाए, ये धोखा देता है। लेकिन हाँ, टिंडल इफेक्ट शो करेगा, तो इट विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट वो है जिससे हमको पता लगता है कि ये क्या है, कॉलर्ड है। टिंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्टिंक्शन करने के लिए। ओके, एग्जांपल मिल्क, ब्लड, दीज आर कॉलर्ड्स। कोई भी चीज जो अच्छे से, हमको बहुत सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में जो नॉर्मली कॉलर्ड्स होती हैं, शेविंग क्रीम वगैरह, ये सब कॉलर्ड्स हैं, टूथपेस्ट कॉलर्ड्स। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने पूरे मैटर को क्लासीफाई कर लिया। तो ये वाला क्लास यहीं खत्म होता है। थैंक यू।